नमस्कार दर्शकों, जन्मोकेंद्री लाइव से सरोज सिन्हा स्वास्थ्य पर चर्चा के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप या आपकी कोई जानने वाली महिला बार बार गर्भधारण में असफल हो रही है? क्या समाज का दबाव और अपनों के सवाल जवाब अब तकलीफ देने लगे हैं? आज के इस खास वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है, लेकिन इसकी जरूरत है खुलकर बातचीत की। हम जानेंगे गर्भधारण में कठिनाई के पीछे के मुख्य कारण, कौन कौन से इलाज और विकल्प मौजूद हैं और किस समय डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ जुड़ रही हैं नगर की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दिव्या अग्रवाल, जो इस विषय की विशेषज्ञ हैं। तो अगर आप या आपकी कोई प्रिय महिला इस दौर से गुजर रही हो तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं खामोशी से बाहर निकलकर समाधान की तरफ। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सी महिलाएं गर्भधारण में कठिनाई का सामना कर रही हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? ये आपने सही कहा कि आजकल जो है कि इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं गर्भधारण करने में। उसके सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आजकल बहुत लेट मैरिजेस भी हो रही हैं, देर से लोग प्रेगनेंसी भी प्लान करते हैं। कई बार करियर की वजह से लोग बहुत दिन तक शादी के कई साल बाद भी प्रेगनेंसी के लिए सोचते नहीं है। इसके अलावा खान पान में जो बदलाव है, इतने ज्यादा तनाव है और एक्सेसिव यूज जो मोबाइल का या फिर जो है लैपटॉप का, ये सब भी, और जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, ये सब का जो एडिक्शन है, ये सब भी बहुत से बड़े ये सब कारण है जिनसे गर्भधारण में प्रॉब्लम हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों में से किसमें इनफर्टिलिटी के ज्यादा मामले देखे जाते हैं? इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम किसी दोनों में से किसी की वजह से भी हो सकती है। 30 to 40% केसेस में देखा जाता है कि महिलाओं में प्रॉब्लम होती है और 30 to 40% केसेस में पुरुषों में भी प्रॉब्लम होती है। और कई बार जो रिमेनिंग परसेंटेज देखा जाता है परेशानी दोनों में होती है, महिलाओं में भी पुरुष में भी। पीसीओएस, थायराइड और एंडोमेट्रियोसिस, ये कैसे गर्भधारण को प्रभावित करता है? पीसीओएस आजकल देखा गया है ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ओवरी में कई छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है। इसमें एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है कंपेयर टू एस्ट्रोजन हार्मोन। इसमें एग बनने में प्रॉब्लम होती है, एग रप्चर भी नहीं होता है। और ये कई तरीके की प्रॉब्लम जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, पीरियड इरेगुलर, अनियमित हो जाता है, या चेहरे पे बाल आने लगते हैं जिसको हम लोग हर्सुटिज्म बोलते हैं। और उसके साथ ही में प्रेगनेंसी रुकने में भी ये परेशान करता है। ये यंग एज से भी स्टार्ट हो जाता है, एडोलेसेंट एज से स्टार्ट हो जाता है। और अगर इसको सही तरीके से इसको डायग्नोसिस अगर नहीं की जाती है और इसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये आगे चल करके परेशान कर सकता है। इसमें देखा गया है कि इसमें ओबेसिटी भी डेवलप हो जाती है, पेशेंट में जो है वजन बढ़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आपने जैसे पूछा एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस भी देखा जा रहा है कि ये सब के इंसिडेंस बढ़ते चले जाते हैं। इसमें जो पीरियड वाला ब्लड होता है वो आपके यूट्रस के बाहर भी चला जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से उसके सिस्ट बन जाता है और आसपास की ट्यूब, ओवरी सब चिपक जाती है। इसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, कभी कभी ब्लीडिंग ज्यादा होने की संभावना रहती है और इसके वजह से भी गर्भधारण में परेशानी हो सकती है। थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म देखा गया है जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं और उसके वजह से भी कई बार कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। उसमें वजन बढ़ने लगता है। दो तरीके के थायराइड होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ता है और हाइपोथायराइडिज्म में वेट लॉस होने लगता है। ये आपके ब्लड टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। क्या मोटापा, तनाव और नींद की कमी जैसी बातें भी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती हैं? हाँ, मोटापा और तनाव बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि तनाव की वजह से कई बार बॉडी के अंदर तरह तरह के हार्मोन में चेंजेस आते हैं, जो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कंसीव करने में। इसी तरह मोटापा भी, कई बार ये मोटापा खान पान की गड़बड़ी की वजह से हो सकता है और ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। मोटापा भी एक कारण हो सकता है जिसमें आपको प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। तो और नींद तो आजकल की जो एज है सोशल मीडिया वाला, और उसमें नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग देर रात में सोते हैं और जिसकी वजह से भी सारे हार्मोनल सर्केडियन रिदम गड़बड़ हो जाते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी के लिए। शराब, धूम्रपान और खान पान, इसका कितना असर पड़ता है प्रजनन क्षमता पर? मैंने आपको पहले भी बताया है शुरू में भी कि स्मोकिंग और अल्कोहल ये दोनों ही हार्मफुल हैं बॉडी में। इसका एक्सेसिव यूज के वजह से
तरह तरह की बीमारी हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, जिसमें कंसीव करने में या प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी हो सकती है। कब किसी महिला या दंपति को इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए? इनफर्टिलिटी हम लोग कहते हैं जब कोई महिला और पुरुष साथ में रह रहे हो 1 साल में बिना किसी प्रिकॉशन के, उसके बाद भी अगर गर्भधारण नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इसमें अगर 1 साल से वो कोशिश के बावजूद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। कई बार हल्की फुल्की दवा से ही और उसको जो है कि काउंसलिंग के थ्रू ही इलाज हो जाता है और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती कपल को। कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये जानने के लिए कि गर्भधारण में कठिनाई क्यों हो रही है? गर्भधारण के न रुकने के या इनफर्टिलिटी के बहुत से कारण होते हैं। तरह तरह के उसमें टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया कभी कभी हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी कई तरीके के थायराइड के, प्रोलैक्टिन के टेस्ट होते हैं, FSH, AMH, LH ये सब भी टेस्ट होते हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है देखना पड़ता है कि ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है। उसके लिए एक SSC सोनो सेल्फिंगोग्राफी या हिस्टोसेल्फिंगोग्राफी नाम का टेस्ट होता है। अल्ट्रासाउंड का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अल्ट्रासाउंड में अगर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या पेल्विक अल्ट्रासाउंड अगर होता है उसमें बहुत सी चीजें पकड़ में आ जाती हैं, जैसे अगर कोई फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, पॉलिप है, ये सारी चीजें आपके अल्ट्रासाउंड के थ्रू डायग्नोस हो सकते हैं। और ये सारी चीजों देखने के बाद प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बताया कि पुरुष में शुक्राणु की संख्या की भी जांच होती है, सीमेन एनालिसिस हम लोग कहते हैं। तो इसमें आपके शुक्राणु की क्या संख्या है और मोटाइल है कि नहीं, मोटिलिटी कितनी है, ये सारी चीज की जांच होती है। और इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो भी इसमें परेशानी आती है उसके हिसाब से डॉक्टर से परामर्श करके डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए। क्या इनफर्टिलिटी सिर्फ महिला की समस्या होती है? मैंने पहले भी बताया इनफर्टिलिटी की समस्या महिलाओं की वजह से भी हो सकती है, पुरुष की वजह से भी हो सकती है। कई बार दोनों में कंबाइंड प्रॉब्लम आती है, कुछ परेशानी महिला में हो सकती है, कुछ परेशान पुरुषों में हो सकती है। ये गलत सोच है। कई बार हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, वो लोग पुरुष अपनी जांच नहीं कराते हैं। ये जांच दोनों की होनी चाहिए ताकि जिसमें भी परेशानी आए उसका सही तरीके से इलाज हो सके। गर्भधारण में कठिनाई आने पर आमतौर पर कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं? गर्भधारण में सबसे पहले बताया कि जैसे सारे टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया या ट्यूब की जांच होती है, हार्मोन्स की जांच होती है, और जहां पे भी जो भी खराबी पाई जाती है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि अगर ट्यूब में ब्लॉकेज होती है तो दूरबीन की जांच के द्वारा ट्यूब खोलने का ऑपरेशन किया जाता है। हार्मोन्स की अगर दवा रहती है, प्रॉब्लम रहती है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी दवा दी जाती है। और कई बार उससे भी अगर कंसीव नहीं होता है तो उसमें फिर मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आता है IUI, इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन। और अगर उससे भी किसी भी इलाज से अगर संभव नहीं हो पाता गर्भधारण करना तो फिर इसमें IVF का रोल आता है। IUI और IVF में क्या अंतर है और कब इसकी जरूरत पड़ती है? IUI होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये जो है कि तभी किया जाता है जब जिसमें ट्यूब महिला की खुली हुई हो, क्योंकि अगर ट्यूब खुली है तभी ये IUI के थ्रू मतलब पॉसिबल होता है। IUI में एग बनने का दवा और इंजेक्शन दिया जाता है, और जब एग बन के तैयार हो जाता है तो एग फूटने का, अंडा फूटने का इंजेक्शन दे करके फिर हस्बैंड का शुक्राणु ले करके उसको दवा से साफ करके महिला के गर्भ में डाला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं IUI। IUI और IVF में दोनों में डिफरेंस है। IVF देता है कि किसी भी केस में किया जा सकता है जिनमें अगर ट्यूब बंद भी हो उनके में IVF के थ्रू संभव होता है, क्योंकि इसमें जो अंडा बनाने का इंजेक्शन दिया जाता है फिर संडे को अल्ट्रासाउंड द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है महिला के, फिर पुरुष के शुक्राणु से मिला करके उससे भ्रूण बनाए जाते हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड IVF लैब होता है। इसमें तरह तरह की स्पेशलाइज्ड मशीन होती है, वहीं पे प्रोसीजर ये करके IVF करके उसको भ्रूण को रेडी किया जाता है। और जब वो भ्रूण तैयार हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो उसको 3 से 5 दिन बाद महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। और कब इनकी जरूरत पड़ती है? मैंने आपको बताया कि जैसे पहले और सारे कारण पता करके देखा जाता है, और जब IUI की जरूरत पड़ती है जिसमें किसी भी कारण से अगर कमी मतलब कंसीव नहीं हो रहा है या कई बार शुक्राणु की संख्या कम होती है, ऐसे केसेस में या एग बनने में प्रॉब्लम होती है जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी है, तो इन सब केसेस में IUI की जरूरत पड़ती है। IVF के कारण मैंने बताया जिसमें ट्यूब ब्लॉक है और ट्यूब नहीं खुल पा रहा है
उसमें आईवीएफ की ही जरूरत होगी। वो आईयूआई से भी बच्चा नहीं रुकेगा, या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, सीवियर पॉलीसिस्टिक ओवरी है, या किसी भी इलाज से अगर मतलब गर्भधारण संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसे केसेस में आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। क्या इनफर्टिलिटी का इलाज बहुत महंगा होता है? इनफर्टिलिटी का इलाज मैंने शुरू में ही बताया कि इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे केसेस में आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। इनफर्टिलिटी को पहले कारण पकड़ा जाता है, फिर उसका इलाज होता है। कभी कभी हल्की फुल्की दवा से ही काम चल जाता है और ज्यादा महंगे इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डिपेंड करता है इलाज कितना महंगा है, ये क्या प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। आईवीएफ थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर होता है, बाकी प्रोसीजर इतना कॉस्टली नहीं होता, दवा इलाज से ही संभव हो जाता है। इनफर्टिलिटी से गुजर रहे कपल्स को मानसिक और सामाजिक तौर पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इनफर्टिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे जो होता है कि दंपत्ति को बहुत ज्यादा, स्पेशली महिलाओं को, हर तरह के मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। क्योंकि हमें अभी भी हमारे समाज में ये है कि अगर बच्चा नहीं रुकता तो लोग महिलाओं को जो होता है कि ब्लेम करते हैं, तो इससे उनको बहुत तरीके के मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है और प्लस इलाज भी कराना पड़ता है। इससे उनको शारीरिक और जो होता है कि भी उसमें कई तरीकों की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मेरा मैसेज ये है कि अगर ज्यादा दिन तक अगर गर्भधारण नहीं हो रहा है तो समय न वेस्ट करके महिलाओं और दंपत्ति को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आप शहरी युवा महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी जो आने वाले समय में मां बनना चाहती है? महिलाओं को ये मैं सलाह देना चाहूंगी कि शादी के बाद एक समय, सही एज होती है जिसमें उनको गर्भधारण के लिए सोचना चाहिए। बहुत ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए कि वो करियर के लिए जो होता है कि करके बहुत ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। और प्लस सही तरीके का खान पान, एक्सरसाइज और इसके अलावा तनाव मुक्त अपनी जिंदगी रखें ताकि उनको गर्भधारण में परेशानी ना हो। और अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो सही समय पे डॉक्टर से परामर्श लें।